आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का। हमारे मसाइल में बात होगी बहुत अहम इशू के ऊपर, और बात होगी कि क्या हिंदुस्तान के अंदर आईएसआईएस और अलकायदा का कुछ असर हो रहा है कुछ लोगों के ऊपर। इस पर बात करेंगे, क्यों असर हो रहा है अगर ऐसा हो रहा है। तो ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं इसी बात के ऊपर कि कुछ लोगों का ताल्लुक आईएसआईएस के साथ है और कुछ लोगों का ताल्लुक अलकायदा के साथ है या उसके सपोर्टर हैं। बहरहाल चार खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में, इनका तारुफ में करा दूं। मेरे साथ है प्रवीण शंकर कपूर साहब, स्पोक्समैन दिल्ली बीजेपी के हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही मौजूद है मुफ्ती शमून कासमी साहब, एक्टिविस्ट हैं और अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और इनके अलावा मौजूद है शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, मेंबर है नेशनल ओबीसी कमीशन के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और इन सब के अलावा हमारे साथ हैं एमएस खान साहब, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में और ऐसे लोगों के मुकदमे लड़ते रहे हैं जो मुतासिरीन है या जिनको गिरफ्तार किया गया था दहशतगर्दी के नाम पर। आप सबका इस्तकबाल करते हैं। और शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ही। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आईएसआईएस और अलकायदा के नाम पर या उनसे ताल्लुक रखने के नाम पर, उनसे हमदर्दी, दोनों जो संगठन है आतंकी, उनसे हमदर्दी रखने के नाम पर जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, सबसे पहला रिएक्शन क्या है, क्या कहेंगे इस इशू के ऊपर? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो आपका ये आज का टॉपिक है जी बहुत अच्छा है, इसलिए कि बर्निंग ऑफ इशू है मुसलमानों के बीच में। मुसलमानों के ऊपर एक शक की गुंजाइश हमेशा रहती थी। कभी टेररिज्म के नाम पर उनको पकड़ा जाता था, आज आईएसआईएस के नाम पर पकड़ा जा रहा है। और कोई भी मुसलमान और कोई भी मुस्लिम इदारे, कोई भी मुस्लिम रहनुमा कभी भी ना टेररिज्म का सपोर्ट करता है, ना आईएसआई से किसी तरह का रिश्ता इंडियन मुसलमान रखता है और ना कोई इंस्टीट्यूशन रखता है, ना उसकी वकालत करता है। लेकिन एक ही शक की गुंजाइश होती है कि अगर सच में सही लोग हैं तो वो पकड़े जाएं, सज़ा दी जाए, और सज़ा देने में अब हम सब लोग साथ हैं। लेकिन अक्सर देखा गया कि इन नामों के ऊपर कुछ बेगुनाह लोग पकड़े गए। 10-10 साल के बाद, 15-15 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के ज़रिया उनको बरी किया गया। उनके सामने अब उनकी लाइफ कुछ बची नहीं है, उनकी लाइफ तो गई। और जिस वक्त तक वो लोग जेल में रहे, पूरे उनके ख़ानदान के ऊपर एक शक की निगाह, और इस तरह से वो समाज का शिकार हुए कि वो भी पूरा ख़ानदान तबाह और बर्बाद हो गया। तो हम समझते हैं कि बड़ी इसमें सरकार की ये जिम्मेदारी है, ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेसी की, कि इसमें एकदम शफाफ तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता है। और हम समझते हैं कि सबों के साथ भी इक्वल जो जस्टिस, बराबरी दिखाई पड़े। ऐसा ना हो कि किसी तबका के एक र्यूमर पर पूरी सरकार झपट पड़े और कुछ दूसरे तबका की बड़ी बड़ी चीज़ें प्रेस में आ रही हों, टीवी पे आ रही हों, और उनकी तरफ बड़े बड़े आईबी के लोग को भी सवाल उठा सकते हैं। चूंकि जो आज़ादाना तौर पर काम करती हैं तमाम तरह की जो खुफिया एजेंसियां हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसियां, वो अपने तौर पर काम करती हैं, तो सरकार को टारगेट क्या किया जा सकता है, ये आपने सवाल यहाँ पर उठाया है। मुफ्ती शमून कासमी साहब, आपको क्या लगता है? हमारा सवाल ये है कि क्या जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या वाकई इस बात की गुंजाइश है हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई एक जो है सेगमेंट या कुछ एक लोग, क्या वाकई जो है मुतासिर हैं वो आईएसआईएस और जो अलकायदा है उसकी जो जहनियत है उससे? हिंदुस्तानी मुसलमान क्यों अलकायदा से रिश्ते रखेगा? क्यों वो जो ममनुआ तंजीमें हैं उनसे अपना रिलेशन बनाएगा? और ना ही उन्हें बनाना चाहिए, इसलिए कि अपने मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम है, डेमोक्रेसी है। हो तो आप क्यों और मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम ये कहता है कि भाई जिस मुल्क में रह रहे हो उसके लिए वफादार बनकर के रहो और उसका बिल्कुल जिस मजहब को हम फॉलो करते हैं उस मजहब के रहनुमा का, जिसे हम जिनके ऊपर अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं उनके नाम पे, उनका खुद ये कहना है कि जब आप मक्के से चले हैं और मदीने की तरफ आपने हिजरत फरमाई है तो आपकी आंखों में आंसू हैं, और आप कसम खा के कहते हैं, एड्रेस करके खाने काबा को, कि खुदा की कसम में तुझे हरगिज ना छोड़ता अगर ये मुशरिकीन मक्का मुझे मजबूर ना करते। तो मुसलमानों को इस्लाम की ये सीख है, ये तालीम है कि वो अपने मजहब से इसलिए प्यार करते हैं, अपने मजहब से प्यार करने के साथ अपने मुल्क से इसलिए प्यार करते हैं कि हमारे नबी की सुन्नत है, बिल्कुल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि अगर कोई मुसलमान जिसका रिश्ता इस्लाम से हो उसका किसी अलकायदा से कोई रिश्ता हो सकता है, या तो फिर वो लामजहब होंगे। और यहां तो इस्लाम ने तो यहां तक की बात कही है, मैं फिर उसी बात को कहूंगा कि किसी की जान लेने की बात बहुत दूर की बात, यानी अल्लाह के रसूल ने तो ये कहा कि तुम, यानी इस्लाम ये कहता है कि तुमने नाहक किसी को
अपने पड़ोसी को भी तकलीफ पहुंचाई, तब भी तुम जन्नत तो क्या, तुम उसकी खुशबू भी नहीं सूंघ पाओगे। तो इसलिए मैं इस यकीन के साथ और ये बात यहाँ कहता पर हूं, जन्नत का लालच दे करके जो जिन तंजीमों की बात कर रहे हैं हम, दहशतगर्द तंजीमों की या जिन संगठनों बिल्कुल। की हम बात कर रहे हैं, वो जन्नत का लालच दे करके लोगों की जान बेगुनाहों लेने की पर आमादा हो रहे गर्दनें बिल्कुल काटने के लिए वो इसलिए उकसाते हैं लोगों को। तो ये सवाल जरूर इसीलिए उठता है मेरा कि ऐसा एक क्यों हो सवाल रहा है? उठता है, इसीलिए मैं सवाल करता हूं उन लोगों से। मैं ये कहता हूं कि अगर तुम्हें कोई उकसा रहा है, कोई लालच दे रहा है, तुम इस देश के कर्णधार बन सकते हो, इस देश के वारिस हो। आप हिंदू हो या मुसलमान हो, यहाँ हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इस देश की वारिस है, और उन्हें जो है वो फैसला लेना चाहिए जो अपने देश के हक में हो। मैं एक बात और आगे जरा सा एक मिनट और लेके कहूंगा कि मेरे घर के ऊपर कोई आक्रमण करता है, एक ईंट भी कोई उठाता है, तो मैं अपनी जान देने को तैयार हो जाता हूं। ये मुल्क मेरा, माई होम इंडिया, यानी इंडिया मेरा मुल्क है, मैं इस मुल्क के अंदर पैदा हुआ हूं। अगर इसके ऊपर कोई आंच आती है तो मेरे सारे मफादात मुतासिर होंगे। मान लीजिए अगर हम कमजोर करते हैं, हमारी माली हालत कमजोर होती है, हमारी एजुकेशन की हालत कमजोर होती है। इसीलिए हम आज ये कह रहे हैं एजुकेशन के लिए कि जामिया मिलिया इस्लामिया और एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सरकार, पिछली सरकारों ने अगर ज्यादती की है और मुनाफिकाना अंदाज अगर इख्तियार किया है, तो मैं मौजूदा सरकार से ये उम्मीद रखता हूं कि वो मुसलमानों के मसाइल को बड़ी संजीदगी से लें, और इस संजीदगी से बल्कि लेके अकलियती स्टेटस ही बरकरार न रहे, बल्कि उनकी एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड गिर रहा है उस पर भी नजर रखें। एजुकेशन मैं वापस आऊंगा, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। एडवोकेट एमएस खान साहब हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे साहब आप, चूंकि बहुत सारे मुकदमात आज जो है आपने लड़े हैं, और ऐसे लोगों के जिनको सिमी के नाम पर गिरफ्तार किया गया था, जिनको दूसरी दहशतगर्द तंजीमों के नाम पर, शायद इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर भी जो है कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अचानक ये कहाँ गायब होगी दोनों तंजीमें, सिमी और इंडियन मुजाहिदीन, ये भी बड़ा सवाल है। हिंदुस्तान के कई सारे लोग इस सवाल को पूछ रहे हैं कि भाई ये दोनों तंजीमें अचानक कहाँ गायब होगी, अलकायदा और जो है आईएसआईएस ही अब आ गए हैं। गिरफ्तारियां एक बार फिर शुरू हो गई हैं। आपको क्या लगता है गिरफ्तारियों के पीछे का मकसद क्या है, या कहीं आपको लगता है सच्चाई क्या है? मतलब कहीं लगता है कई बार ऐसा कि हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो सपोर्टर हो गए हों अलकायदा के या फिर जो है आईएसआईएस के? देखिए क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन जो पुलिस होती है वो शक के बिना पर भी किसी को गिरफ्तार कर सकती है जी। क्योंकि इस तरह के मैं अभी तक 200 से ज़्यादा मुकदमात कर चुका हूं, और जो आईएसआई के लड़कों का जिक्र किया वो केस भी मैं ही कर रहा हूं, और प्लस जो अलकायदा के जो बात की जिसमें मौलाना अंदर शाह वगैरह अरेस्ट हुए वो केस भी मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन में क्या करती है कि सबूत लाने की जगह सबूत को गढ़ा जाता है, सबूत को क्रिएट किया जाता है। तो लास्ट में क्या होता है कि जब वो केस जब कोर्ट के सामने आता है और कोर्ट उस एविडेंस को स्क्रूटनाइज करती है और जब देखती है तो वहां पर वो टिक नहीं पाता जी। अब मजबूरी यहाँ क्या होती है कि मैं बतौर वकील मैं भी कानून से बंधा हुआ हूँ जी। मेरा मकसद सिर्फ उनको इंसाफ दिलाना, अदालत में मुकदमा लड़ना। अब ये पॉलिसी मैटर है कि अगर जो इल्जाम लगाते हैं कि गवर्नमेंट मुसलमानों को बेगुनाह को क्यों फंसा रही है, वो तो हम साबित करके देते हैं ट्रायल चलाने के बाद कि जिस शख्स को आपने 10 साल जेल में रखा वो बेगुनाह था। तो ये तो हमारे लीडरान को बैठकर सोचना चाहिए और सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए। नहीं, क्या सरकार का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट होता है क्या? सरकार का ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आम आदमी इस बात को नहीं जानता। मैं आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं। देखिए सरकार का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट तो ऑलरेडी हो गया। जो पकड़ रही है वो सरकार की एजेंसी है, कोई प्राइवेट आदमी पकड़कर किसी को नहीं ला रहा है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, मतलब उसको तो बिल्कुल वो फ्री हैंड काम करती है। देखिए बिल्कुल एजेंसी आजाद है, लेकिन कहीं पर कोई चेक तो होना चाहिए कि पुलिस वाला अगर मेरे ऊपर भी अगर पुलिस को यूआपा का मैटर लगा दे तो 5 साल तक मेरी कहीं सुनवाई नहीं है, इवन डिस्क्लोजर पर चार्ज फ्रेम हो जाते हैं और बेल सुप्रीम कोर्ट तक से नहीं मिलती। तो इस पर तो बैठ के सबको सोचने की जरूरत। बिल्कुल, यानी जो है बहुत सारे पहलू हैं जिनके ऊपर बात करना, और बिल्कुल हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रवीण शंकर कपूर साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि इन गिरफ्तारियों को आप कैसे देखते हैं? अंजर शाह सामने कई बार आते हैं, अच्छी खासी उनकी उम्र है, पहले नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता था, अब नौजवान भी गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा उम्र के लोग भी गिरफ्तार हो रहे हैं, और ऐसे सवाल जो है वो उठ रहे हैं कि क्या वाकई ही इनका ताल्लुक आईएसआईएस के साथ है? क्या वाकई इनका ताल्लुक, या फिर ये सपोर्टर हैं अलकायदा के? मैं हमेशा जब भी आपके यहाँ आया हूँ मैंने एक बात कही है कि इस आतंकवाद में जाने वाले, चाहे वो हिंदू यूथ हो या मुस्लिम यूथ हो, हमें उन्हें रिलीजन के ग्राउंड पे नहीं उतना देखना चाहिए। हमें इसमें ज्यादा ये देखना चाहिए कि वो किन सर्कमस्टांसेस में इस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, मेरा मानस हमेशा ये कहता है कि यूथ किसी भी रिलीजन का हो, अगर वो क्राइम की तरफ जा रहा है, और मैं आतंकवाद को एक एडवांस स्टेज ऑफ क्राइम की तरह देखता हूं, मेरे को नहीं लगता इसका रिलीजन से कोई बहुत लंबा चौड़ा रिश्ता रहता है। आप ये समझ लीजिए कि कुछ होशियार लोग, कुछ शातिर लोग, रिलीजियस लोग उसका लाभ उठाते हैं इन कमजोर लोगों का, मैं यहां तक तो मान सकता हूं। मगर जो कर रहा है, जो वो गोली चलाता है, उसका किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल ठीक है। एक
दूसरी चीज, अब उसे दलगत बात ना समझिएगा जी। कहीं ना कहीं आप सबने देखा होगा पिछले 16-17 महीने में ऐसे इनोसेंट कल्प्रिट केसों में थोड़ी कमी आई है। अब उतनी बड़ी तादाद में, खान साहब ने अभी बताया मैं 200 से अधिक मुकदमे देख रहा हूं, मैं इन्हीं से इसका सवाल, इनके सामने ये जानकारी के लिए सवाल रख रहा हूं। क्या आपको नहीं लगता कि पिछले करीब 1-1.5 साल में इस तरह के केस खासतौर पे जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके द्वारा कम रजिस्टर हो रहे हैं, और जो हो रहे हैं वो पहले से कहीं अधिक फूल प्रूफ तरीके से हो रहे हैं? माफ कीजिएगा, ये मैं राजनीति की बात करने के लिए नहीं कह रहा, ठीक है, पिछली पर सरकारों बात के में दौरान, राजनीति तो जरूर है। पिछली सरकारों के दौरान इनोसेंट कल्प्रिट अरेस्ट आज से कहीं ज्यादा होता था। उनकी राजनीतिक भाषा कुछ और होती थी। खान साहब ने एक बहुत अच्छी बात उठाई और मैं उसे आगे ले जाता हूं। हमारे सिस्टम में कुछ, और हमारी जुडिशरी को भी उसमें इंटरवीन करना चाहिए कि जब भी 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद अगर जुडिशरी किसी केस में किसी इनोसेंट के उसको फ्री कर रही है उन आरोपों से, तो उस थानेदार पे, चाहे वो रिटायर भी हो चुका हो, कोई ना कोई कार्यवाही जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये अकाउंटेबिलिटी का मैटर है। बहुत अगर वो अकाउंटेबिलिटी आएगी सिस्टम में तो ये इनोसेंट कल्प्रिट केस रजिस्टर होना कम होंगे। बहुत मेरा मानना है हमें इस सारे मसले को ईमानदारी से देखना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से अभी कुछ मुस्लिम उलमा और बड़े लोग मिले जी, उसमें जो जिस साफ गोई से गृह मंत्री ने यह कहा कि हम मानते हैं कि हमारी सरकार पे कुछ लोगों को विश्वास की कमी है जी, हम उस विश्वास को पैदा करना चाहते हैं, उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है जहां गलत हो रहा है सभी लोग रिलीजियन लाइन से ऊपर उठ के उसका कंडेमनेशन करें, बिल्कुल ठीक है। मगर हम सब भारतवासी एक होके इनोसेंट कल्प्रिट सिस्टम से को रोके। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही और बहुत सारे सवाल भी यहां पर उठे हैं। बहरहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो इन तमाम सवालों के ऊपर भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भी इस तरह की गिरफ्तारियां होती हैं तो उसमें साइबर जाल जो है उसका कहीं ना कहीं साइबर कनेक्शन जरूर मिलता है कि कुछ लोग जो है वो कुछ वीडियोस देख करके किसी के सपोर्टर बन जाते हैं। बहरहाल ये साइबर जाल क्या है और साइबर का और दहशतगर्दी का क्या ताल्लुक है, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है कि क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों के कुछ हिस्से पर आईएसआईएस और अलकायदा का कुछ असर हो रहा है, क्या उसके वो सपोर्टर हो रहे हैं वीडियोस देख करके या तमाम तरह की कुछ और चीज़ों के जरिए। आखिर है क्या, क्योंकि गिरफ्तारियां हो रही हैं अलकायदा के नाम पर, आईएस के नाम पर, तो है क्या सच्चाई, इसी पर हम बात करें। बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई थी। मौलाना साहब, अभी एक जो है वो आपका वफद बाकायदा मिला वज़ीर दाखिला से, राजनाथ सिंह जी से, और बहुत सारी बातें हुई हैं। बड़ी ईमानदारी से आप सब लोग मिले, बड़ी ईमानदारी से ही बात उन्होंने भी की, राजनाथ सिंह जी ने भी। तो ये सच्चाई बेसिकली आपको लगता क्या है, अगर आप बड़ा दिल करके बताना चाहेंगे यहाँ पर। ये जिस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी वाक़ये सामने आए हैं कि जो साइबर जाल है या फिर जो सोशल मीडिया है, जो फेसबुक है या यूट्यूब है, कुछ ऐसी वीडियोज़ वहाँ से आती हैं, कुछ ऐसा जो है वो लोग लिख जाते हैं जिसका असर दूसरे लोगों के ऊपर होता है। तो क्या वाकई जो साइबर जाल है उसके ज़रिए भी नौजवानों को जो है या उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है, नौजवानों को फंसाने की कोशिश की जा रही है? हाँ, हमने देखिए अभी परवीन जी ने बहुत ही बड़ी अच्छी बात कही है, और ऐसे ही राजनीति में ऐसे ही लोग होने चाहिए, साफगोई होनी चाहिए, साफगोई हो। और हमने जिस वक्त होम मिनिस्टर से बात की तो मैं वाकई उनकी तारीफ करूंगा इस बात के लिए कि सबसे पहले उन्होंने ये कहा, जब हमारे कुछ लोगों ने बोला कि साहब बहुत सुकून है मुल्क में, तो उन्होंने कहा भाई सुकून की कमी है, हम सुकून की ही तो बात, हम सुकून ही तो चाहते हैं, हम अमन ही तो चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। और उन्होंने कहा हम ये चाहते हैं कि लोग हमारे ऊपर विश्वास करें। तो उस वक्त जब विश्वास की बात आई तो अभी ये शकील साहब के पास अखबार रखा है, हम लोगों ने बहुत दिल खोल करके वहां कहा कि क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों से जो है देश के अंदर एकता का वातावरण बनेगा, भाईचारे का वातावरण बनेगा, और हम फिर उस अपनी ताकत की तरफ लौटेंगे कि पूरी दुनिया में हम अदल और इंसाफ की बात करेंगे। आज पूरी दुनिया के अंदर जो है वो लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो भारत के
भारत की ये जिम्मेदारी बनती है। तो हम ऐसी सरकार अपनी चाहते हैं जो किसी के साथ नाइंसाफी ना करे, जो किसी के साथ वहां कोई किसी पे ऐसा नाजेबा तौर से हम उसके ऊपर उसे ये महसूस ना हो कि सरकार हमारे खिलाफ कोई काम कर रही है। उसके ऊपर जो है वो एक आयोग, उसकी भी बात आई, आयोग बनाने की बात भी आई, धार्मिक लोगों के शामिल होने की बात भी आई। और जहां तक आपने अभी जो कहा, मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा कि जहां तक हम लोगों ने ये बात सोची है, सारे लोग वहां थे, सब इंटेलेक्चुअल थे, बुद्धिजीवी थे, धार्मिक लोग थे, सब ने सर जोड़ के बैठे हैं कि कैसे हम अपने देश के अंदर, हम जैसे अभी परवीन जी ने कहा कि हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं, हम अपने यूथ को बचाएंगे, वो हिंदू मुल्क यूथ को हो बचाएंगे, या सच इस बात है, मुल्क को कोई भी हो, बचाएंगे। हाँ। और हमें इस मुल्क को बचाने के लिए ऐसे साफ सुथरे लोगों को आगे लाने की जरूरत है। यही हम उस मूवमेंट के जरिए से कहते रहे हैं जिसका आपने नाम लिया। आज इत्तेफाक ये है कि उसी ईमानदारी के नाम पे बेईमान लोग आके बैठ जाते हैं, उसका क्या करें, और देश के लोगों को धोखा दिया जाता है। तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि हम ये चाहते थे उस आंदोलन, उस मूवमेंट के जरिए से कि अच्छे लोग राजनीति में आए, और बहुत फर्क पड़ा था सारी पॉलिटिकल पार्टियों पर। तो आज मैं एक बात ये बहुत सफाई से कहना चाहूंगा, मैं खासतौर से यानी मेरी भी बिल्कुल जनरल बात होगी, जैसे भी परवीन जी ने कही कि हम अपने नौजवानों पर, वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हमारे बड़ों की ये जिम्मेदारी है कि जो ये साइबर जो एक वबाल आया है, जो अच्छाई की तरफ जा सकता था, उसका नाजायज तौर से इस्तेमाल हो रहा है कि कहीं हमें इमोशनल बना दिया जाता है, बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, और झगड़ों में बेकसूर मरता है, और वो इमोशनल बनाने वाला आदमी वो बच जाता है। बिल्कुल, जिसने इमोशनल बनाया वो बच जाता है। तो मेरी ये मेरा आपके जरिए से, आपके चैनल के जरिए से, आप हमेशा इस मुल्क को की सालमियत की बात करते हैं, मैं ये कहना चाहूँगा अपने हिंदू और मुसलमानों के मजहबी रहनुमाओं से भी, पॉलिटिकल रहनुमाओं से भी, कि वो अपने बच्चों को, खास तौर से जो हमारे इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे बड़े मदरसे हैं, बड़े हमारे गुरुकुल हैं, उनके अंदर हम ये ध्यान रखें कि हम धार्मिक, जो धर्म का काम है, करुणा और प्यार का, धर्म नाम है करुणा और प्यार का, उसे आगे बढ़ाया जाए, ना कि कोई धार्मिक उन्माद पैदा हो। बिल्कुल, ये सवाल आपसे जरूर होगा, क्योंकि बहुत सारे मुकदमा जो है आपने लड़े हैं, उनका जिक्र भी आपने किया है। ये वाकई जो ये साइबर जाल जो है, ये साइबर का एक पूरा जाल फैला हुआ है, कनेक्शन वाकई कुछ है क्या? क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ वीडियोस के जरिए, वो चाहे किसी भी मजहब के लोग हों, लेकिन अगर चूंकि हम बात करें अलकायदा की, आईएस की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी भड़काऊ तकरीरें होती हैं, मजहबी तकरीरें होती हैं, कुछ कनेक्शन आपको मिला है? चूंकि ये ऐसी कुछ चीजें आई हैं सामने। मुंबई के महाराष्ट्र के एक लड़के ने कहा है कि हाँ, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई उसने इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि उसने कुछ ऐसी वीडियोस देखी थी जिससे उसका ब्रेन वॉश हो गया था। देखिए, ऐसा है कि ये जो चीज़ें होती हैं, ये प्रोसिक्यूशन के साइड से अगर बोली जाएं तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता, ठीक है, क्योंकि मैं उनको डिफेंड करता हूं, और मेरा मानना ये होता है कि जो भी चीज़ है वो उनके खिलाफ प्लांट की गई है। हाँ, ऐसे तो इन्वेस्टिगेशन, अभी आप एक वकील के तौर पे ना बोलिए, मतलब एक हिंदुस्तानी शहरी के नाते बोलिए कि क्या कुछ ऐसा होता है क्या? एक्चुअली क्या है कि अगर मैं बोलता हूं कि हाँ उनके पास से मिली, तो मेरे क्लाइंट्स के साथ हम ना किसी पर्टिकुलर बात की बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि साइबर क्या होता है कि वीडियोस शेयर कर लिए, किसी ने वीडियोस लाइक कर लिया, किसी ने उससे चैट कर लिया, तो अब सवाल क्या है, क्रिमिनलिटी देखनी है कि वहां पर उसकी इंटेंशन क्या है। बिल्कुल ठीक। यहाँ पर एक वीडियो आ, उसने आपको लाइक किया और आप राडार पे आपके एजेंसीज के आ गए और आपको उठा लिया गया, तो फिर बाद में उसको अरेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए सबूत गढ़े जाएंगे। तो ऐसा साइबर चलता है, लेकिन कितना चलता है उसके बारे में मेरी कुछ लिमिटेशंस है जो मैं डिस्कस नहीं कर सकता। उससे मेरे केसेस हैं, उन पे फर्क पड़ेगा। हाँ, परवीन शंकर कपूर साहब, एक सवाल यहाँ पर जरूर उठता है, और इससे मेरा ख्याल के सभी लोग इत्तेफाक रखते हैं कि जो जांच एजेंसियां हैं, कई बार ऐसा भी सामने आया है कि वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए भी कुछ बेकसूर लोगों को, इनोसेंट को जो है वो गिरफ्तार कर लेते हैं। यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से जो है एक आमिर नाम का लड़का, वो 15-16 साल तक जेल में रहा, फिर वो रिहा हुआ, अचानक जा रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट से जो है बाइज्जत बरी हुआ। तो जाहिर तौर पर इस तरह के वाकयात एक नहीं है, 11 साल तक जेल में रहे, 11 साल सलाखों के पीछे किताब लिख दी गई। गुजरात के रहने वाले थे मौलाना, उनको गिरफ्तार किया गया था। तो इस तरीके से जो है वो फिर रिहा हो जाते हैं, बाइज्जत बरी होते हैं। बाइज्जत बरी होने के बाद क्या उनकी ज़िंदगियों में बदलाव आता है, वो एक अलग सवाल है। लेकिन आपको लगता है कि कई बार ज़्यादतियाँ भी होती हैं नाकामियाँ छिपाने के लिए, और एक बहुत बड़ा सबूत इस बात का ये है कि मालेगांव का जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें पहले मुस्लिम लोगों को पकड़ा गया था, उसके बाद जब हेमंत करकरे आए तो उन्होंने जो है वो जाँच का, तफ्तीश का रुख ही बदल दिया और चीज़ें नई सामने आ गई थी। तो क्या वाकई जो है मतलब कई बार ऐसे भी फंसा दिया जाता है? निश्चय, मैंने तो अपने पहली बार ही बोलते हुए ये बात कही कि जो इनोसेंट कल्प्रिट विक्टिमाइजेशन है, उसको रोकने की पहली जरूरत यह है कि जिस भी केस में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जब किसी व्यक्ति को के साथ ऐसा इंसाफ करें कि वो ये कहे कि ये दोषी नहीं था, तब फिर उन सर्कमस्टांसिस को पढ़ना, उन्हें एग्जामिन करना, और उस थानेदार के खिलाफ, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल लोग हो सकता है बहुत सारे डिसीजंस करवाते हों, मगर उन्हें करने
ना करने की जिम्मेदारी थानेदार की है। एक थानेदार का ट्रांसफर करेंगे, 2 का करेंगे, 10 का करेंगे, सबका नहीं करते रह सबका नहीं हो सकते। सकता, सच बात है। इसलिए हिम्मत थानेदार को लानी पड़ेगी, ईमानदार थानेदार को बनना पड़ेगा जो आईओ है उस केस का। पॉलिटिकल लीडरशिप 100% अकाउंटेबल नहीं होती। कई बार हमने देखा है, हम फिल्मों में भी देखते हैं, जो ये एटीएस बन जाती हैं, जो ये स्क्वाड्स बन जाते हैं, इनके जो इंचार्ज होते हैं वो शुरू में एक ईमानदारी के साथ काम करते हैं, बाद में वो उनका प्रोफेशनल खेल बन जाता है कि किसने कितने मारे, और उस मारने का हमने ये तक देखा है दूसरे लाभ लिए जाते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो हैं, इनको बहुत गंभीरता से अब देखने का देश में वक्त आया है। जी। मैं फिर वही बात रखूंगा और बार बार रखूंगा कि पिछले 17-18 महीने में जी। इस इनोसेंट कल्प्रिट अरेस्ट, कितना भी आप ये कह लीजिए, हमने माल्डा भी देखा, हमने सब कुछ देख लिया इस देश में, टॉलरेंस पे भी बहुत बहस कर ली, मगर एक सवाल का जवाब अगर मुझे कोई ईमानदारी से दे दे कि इनोसेंट कल्प्रिट अरेस्ट रेट आज की सरकार में कम है या इससे पिछले सालों की जो सरकारें थी उनके समय में रेट तो कम या ज्यादा वो था? 18 महीने का जो रेट है वो तो कम हो सकता है, लेकिन जो पिछले 2-3 महीने में चीजें हुई है ना, वो बहुत तेजी के साथ हो रही है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि अचानक से जो है वो इंडियन मुजाहिदीन कहां चला गया, सिमी कहां चली गई, अचानक आईएस कहां से आ गया, अचानक जो है अलकायदा हिंदुस्तान में कहां से आ गया। ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, इनके पीछे के मकसद क्या है। हम सवाल जो है एजेंसियों पे नहीं उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो बातें करते हैं और उनके ऊपर बात होनी चाहिए। कुछ कह रहे हैं। बात कही, हाँ, देखिए, हाँ। मैं इस बात को मानना चाहिए जी। कि इसमें कोई शक नहीं, जो आपने कहा ना इंडियन मुजाहिदीन, और वो जितने वो नाम थे, जो घड़े हुए नाम थे या जो भी कुछ थे, वो पिछले जो 18 महीने से पहले की बात कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब ये अगर कोई आदमी, क्योंकि वकील साहब बैठे हैं, वो ना कहें मैं एक बात मानता हूँ, मैं ये जरूर मानता हूँ, और शकील साहब भी इस बात की तायद करेंगे, ठीक है। तो हक पसंद आती है। हाँ, आ रहा हूँ। जी। जो प्रवीण साहब ने कहा कि जो इनोसेंट इम्प्लीकेशन रेट है वो कम हो रहा है, वो कहने के लिए तो कम से कम जो मुकदमात हुए हैं अभी हाल फिलहाल आईएसआई और अलकायदा के नाम पर जो गिरफ्तारियां हुई हैं अभी 2-3 महीने में, इनका रिजल्ट तो आने दीजिए, हाँ, ट्रायल तो होने दीजिए। ट्रायल होने दीजिए, ट्रायल सही होगा बात है। तो फिर पता लगेगा। नहीं सर, नहीं विवाद की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं आपसे कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं। आपकी बात ठीक है, गिरफ्तारियों में कमी आई है, लेकिन ये कह देना कि वो इनोसेंट गिरफ्तारियां पहले ज्यादा थी अब कम है, तो ट्रायल जब तक नहीं होगा हाँ, तब तक हम नहीं बिल्कुल कह सही सकते। बात है। क्या जी, कहेंगे बिल्कुल। अंसारी साहब, आप चूंकि बहुत सारी चीजें जो है वो हैं, यूथ की भी बात हो रही है और क्राइम का जो एक रेट है वो, चूंकि इन्होंने कहा कि ये क्राइम का जो है बिगड़ा हुआ रूप है, उससे आगे का एडवांस रूप है दहशतगर्दी, तो बेसिकली क्या वाकई जो है हम कहते हैं कि जो अनपढ़ लोग होते हैं या जो अनपढ़ तबका है वो जो है क्राइम में ज्यादा जल्दी फंस जाता है, उसको जन्नत दोजक का जो है वो चीजें बताई जाती हैं। हाँ, तो इस बार मैंने एक सवाल लिखा हुआ है, हाँ, और मैं उस पे बहुत ज्यादा ईमानदारी से पढ़ता हूं और समझता हूं, और मैं उस बात को इस माध्यम से आज रखना चाहता हूं। जी। अगर हम उठा के देखेंगे ना, तो जिस यूथ को, चाहे वो इनोसेंट है या कन्विक्टेड है, हाँ। मगर जिस यूथ ने ये किया है टेरर, सच्चाई ये है वो मदरसों में से पढ़े हुए कम होते हैं, नॉर्मल स्कूल वही मेरा में से सवाल पढ़े है हुए कि पढ़े ज्यादा लिखे होते भी जो हैं। है ना वो पीछे नहीं है, जो पढ़े लिखा तबका है, वो क्या वजह है कि भाई फिर वो फ्रस्ट्रेशन किस बात का है? क्या मतलब उसको जन्नत का इतना जो है वो ज्यादा उसके ऊपर हावी हो जाती है कि भाई जन्नत ही मिलेगी, है क्या मतलब सच्चाई है? देखिए, बहुत सारी बातें अब जी सामने हाँ, आई हैं, जी हाँ। मुझे कई बातों पर। जी। परवीन जी की बात बहुत अच्छी है, 2-3 चीज़ें जो मैंने उनको नोट किया। उन्होंने कहा कि धर्म के आईने से नहीं देखना चाहिए, बड़ा वेलकम हम करते हैं इस बात को। उन्होंने एक बात कहा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। बिल्कुल। निश्चित रूप से पिछली बातों को भूल जाइए, किसकी सरकार थी हाँ, नहीं इस थी, पे हम बात आज नहीं कर रहे हैं। आज आपकी सरकार है, जी, जी। आप इसको करा दीजिए, तो हम समझते हैं कि हिंदुस्तान की पूरी आवाम आपके शुक्रगुजार होगी। बिल्कुल। कोई एक तबका नहीं, पूरी क्योंकि कोई आवाम। एक तबका जो है उसका उससे हाँ, मुतासिर नहीं होता, नहीं, उसमें सभी जो लोग है हैं। अलग-अलग एक हो गया, मजहब तो के लोग ये उसमें फंसा जाते हैं। एक चीज़ है। जी। अब दूसरी जो अभी परवीन भाई कह रहे हैं बार बार कि ये 1.5 साल का पीरियड, हाँ। तो इनको ज़रा सा तफसील में जाना पड़ेगा कि 6 साहब, साल हम का इस एक से चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं हम। नहीं, हाँ। एक मिनट इसमें हम चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं नहीं, कि नहीं, भाई कई कौन बार है। जो 2-3 बार आई है तो उसको बोल ठीक है, दीजिए। 6 साल का वफ़ा एनडीए का है, 10 साल का वफ़ा ये यूपीए का है, और अभी 1.5 साल का वक्फा अभी आया है। ठीक है। और अभी जो ट्रायल केस आ रहे हैं, वकील साहब मौजूद हैं, इसमें से ज़्यादातर केसेस जो हैं वो 6
ईयर के वो जो एनडीए के टाइम के आ रहे हैं, इसलिए इस सब चक्कर में मत पड़िए। किसी नहीं, आपके कंट्रोल में या हमारी सरकार जो रहती हो, सरकार तो हमारी है, चाहे आपकी पार्टी की हो सही है, या सही किसी है। की पार्टी की हो, हाँ। सरकार तो हमारी है, लेकिन हमारा ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल बहुत कम है, जिसकी वजह से ये मसाइल खड़े हैं। सबसे हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जो आपने अभी कहा कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और साइबर का, साइबर हम क्राइम का जो है, समझते साइबर जाल। हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और ये साइबर्स, ये फेसबुक और ये ट्विटर अल्लाह की नेमत है। हम तो इसको इस रूप में लेते हैं। गरीबों की, कमजोर लोगों की, अकलियत की आवाज ही ऊपर नहीं उठती थी। अब आज पहली बार है कि कुछ लोगों के हाथ में बड़े बड़े मीडिया थे, अखबारात थे, टीवी थे, सिर्फ बड़े लोगों की बातें होती थी। आज कोई आदमी, हर आदमी एडिटर वो है, ठीक हर है, वो आदमी है। बात सही एक है। मिनट है, पर तो उसका वो गलत इस्तेमाल हो रहा वो होगा ना। आवाज आती है। अब हर वाले की चीज देन का है, अल्लाह की देन है। अल्लाह, हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अब हमें इसको देखना चाहिए कि ये जितनी नई चीज ठीक है, है। नई चीजों में कुछ कमियां रहती हैं। आगे जब एस्टेब्लिश होता है तो कमियां दूर होती हैं। मेरे और सवाल को ये आपने घुमा कहने, दिया, मैं वापस आऊंगा, बस एक ब्रेक ले रहा हूँ, ये वक्त लेकिन हो मेरी गया। बात अभी पूरी अच्छा नहीं ठीक है, पूरी कर लीजिए जल्दी से। मैं ये कह रहा था कि वो साइबर के जो कहानी है, उस कहानी में जरूर कुछ लोग हर तरह की अपलोड करते रहते हैं। अब अभी हम समझते हैं कि सरकार कोई भी हो और हिंदुस्तान के हर शहरी को सरकार के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए। बिल्कुल। हम बहुत वेलकम करते हैं जो मुस्लिम उलमा और इंटेलेक्चुअल का जमात होम मिनिस्टर से मिला, हम उसको वेलकम करते हैं कि कम्युनिकेशन होना चाहिए। बहुत देर से कम्युनिकेशन शुरू किया गया है, लेकिन कम्युनिकेशन होना Continue होना चाहिए चाहिए। और उसके असल मसला है उसके रिजल्ट आने ये चाहिए, रिजल्ट आने दूसरी चाहिए। मुलाकात तो थी। कई कई वो सब मत करिए, बहुत ठीक है। मुलाकातों से क्या होता है, ठीक लेकिन जब होम मिनिस्टर खुद ये फील करते हैं कि मेरा कम्युनिकेशन कम है, हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो हम वेलकम कर रहे हैं इस बात को। चलिए, ठीक तो है। इसको ये नहीं ठीक की, है। लेकिन बात बहुत सारी उठी है, बड़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इश्यूज उठी है। अगर उनके एजेंडा बनाए जाएं कायदे से और एक और दो काम भी अगर कर दीजिए, तो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री ने तो इसी बात पर चुनाव जीता था कि सबका साथ और ठीक है। सबका विकास। बिल्कुल ठीक है। इसलिए सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए। वो महसूस भी होना चाहिए सबको कि वाकई सबके साथ ऐसा हो रहा है। बहरहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। बात हो रही है कि क्या हिंदुस्तान में अलकायदा और आईएस का कुछ असर है, कुछ प्रभाव कुछ लोगों के ऊपर हो रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल और बात हो रही है क्या हिंदुस्तान में कुछ लोगों के ऊपर अलकायदा या फिर आईएस का कुछ असर है, क्योंकि गिरफ्तारियां हो रही हैं बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे नौजवानों की। तो सवाल उठना लाजमी है, क्यों अगर असर है तो ये असर क्यों है और कैसे इस असर को दूर किया जा सकता है, कौन कौन से लोग मिल करके इस असर को हम कम कर सकते हैं। बहरहाल बहुत सारी बातें हुई थी और वकील साहब ये भी बात हुई थी कि भाई कुछ लोगों को जो है वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए कुछ एजेंसियां गिरफ्तार कर लेती हैं, और साइबर का जो है एक इंटरनेट का वो भी बहुत बड़ा मसला है, उसको भी हम नकार नहीं सकते। चूँकि मुंबई पुलिस की भी बात हम कर लें, उनकी तरफ से भी ये बात आई है कि वाकई इस तरह की जो है चीज़ें आई हैं कि जहां पढ़े लिखे ज़्यादा लोग हैं जो मतलब जी हाँ उसमें ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं। मीडिया का एक रोल की बात हम करते हैं, चूंकि इमेज बन जाती है किसी एक कम्युनिटी की कि भाई ये कम्युनिटी तो सब लोग जो हैं टेररिस्ट हो सकते हैं या डर लगता है दाढ़ी वालों को देख करके, तो मीडिया का रोल जो है वो बहुत अहम है। हमने देखा जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ अखबारों ने लिखा उनको अलकायदा और आईएस का सपोर्टर, लेकिन कुछ ने उनको दहशतगर्द लिख दिया। तो ऐसे मौके पर आपको क्या लगता है, वकील होने के नाते क्या उम्मीद करते हैं कि जो मीडिया का रोल है वो कैसा होना चाहिए, चूंकि जहन साजी का काम मीडिया ही करती है। देखिए वही मैं कहता हूँ कि बड़ा अफसोस होता देखकर कि जैसे अभी आईएसआई के जो अभी अरेस्ट हुए 14 लड़के जी, मुझे साउथ से उनके घर वालों के फोन आ रहे थे कि वो पूछ रहे थे कि क्या इल्जाम लगा इन पर। तो मैं उनको बता रहा हूँ कि वो कहते हैं कि यहाँ पर ये छप रहा है पेपर में, ये रिपोर्ट चल रही है कि साहब ये 26 जनवरी पर कोई वारदात करना चाहते थे। तो इस तरह की खबरें स्पेकुलेट जो कर रहे हैं, इवन अभी जो अब्दुल समी जो पकड़ा गया एक अलकायदा के चक्कर में जमशेदपुर से,
वहां पर भी वहां के 2 लड़के और उठा लिए गए। तो वहां के घर वाले मुझे फोन करके बताते कि यहाँ तो ऐसा दहशत का माहौल है कि ऐसी खबरें बना रखी हैं कि पहले डिक्लेयर कर दिया कि ये आतंकवादी था और इसने तो ऐसे पटाखे फोड़ने थे कि जो कभी फूटे ही नहीं होंगे। तो एक अब उससे क्या होता है, जनरल परसेप्शन आप लोगों के माइंड में क्रिएट कर दिया कि एक आदमी जिसका अभी कुछ नहीं मालूम, जो अभी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा, हो सकता है कल पुलिस डिस्चार्ज करा दे उसको, तो आप उसको पहले एक आतंकवादी का तमगा और टैग उसके उसको माथे पर बना देते लगाकर हैं, और सामने आपने डिक्लेयर कर दिया। तो उस पर भी एक नजर रखनी चाहिए। और यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल आता है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी है, यहाँ पर होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी है। तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट का अहम रोल आता है कि वो आए, इस तरह की चीजों को मॉनिटर करे और इस तरह की अफवाहें ना मैंने इसलिए कहा कि देखिए कि एक अखबार है, बहुत बड़ा अखबार है, जिसने लिखा सपोर्टर, एक खबर लिख दी और तो बस एक नहीं सपोर्टर होना एक अलग बात है, लेकिन बिल्कुल। दूसरा अखबार उसी सपोर्टर को आतंकवादी करार दे रहा है। करार दे रहा, तो आप कैसे करेंगे तो बात? परवीन शंकर कपूर साहब, आपको लगता है ये भी बड़ा मसला है? और हम मीडिया वालों के सामने, चूंकि मेरा ताल्लुक मीडिया से, तो जाहिर तौर पर सवाल हमारे ऊपर भी उठते हैं कि भाई जब इनको बाइज्जत बरी किया जाता है, जब ये रिहा होते हैं, तब हमारी जो मीडिया का जो वो ग्रुप है जो इस तरीके की खबरें या उनको बढ़ा चढ़ा करके बताता है कि भाई ये आतंकी हैं और दहशत फैला रहे थे, तो वो लोग कहाँ चले जाते हैं? कॉलम में न्यूज़ आती है। जी हाँ, देखिए, आपने जिस सवाल का जवाब खुद देना है उसका नहीं, जवाब जाहिर आप तौर पर मुझसे मांग रहे हैं। एक जिम्मेदार आदमी के तौर पर आप भी और हम तो खुद जो है कह रहे हैं कि भाई हम जिम्मेदार हैं। क्योंकि मैं अपनी पार्टी का मीडिया इंचार्ज हूं, उस नाते मैं ये बात, मैं आपसे जुड़ जाता हूं कुछ पलों के लिए। मेरा मानना ये है, जी, आप मीडिया के लोगों ने ही इन चीजों को बल ज्यादा दिया है। डेवलपमेंट एक्टिविटी, आप ईटीवी चलाते हैं, जी, बहुत ईमानदारी से बताइएगा और इसको काटिएगा मत प्लीज। नहीं, ईटीवी चैनल पर जी, देश में नित्य नया विकास होता है। प्रधानमंत्री ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान एक मुस्लिम यूथ का जिक्र किया जिसने कुछ एप्स बनाए थे। जी हाँ, आप ईमानदारी से बताइए, आपका चैनल शायद आज मुस्लिम समुदाय में सबसे पॉपुलर चैनल्स में से अलवर एक का है। रहने वाला है वो, और हमने उसको दिखाया बड़े कितनी अच्छे से। बार? बहुत बार दिखाया, मतलब कितनी अच्छे से कितनी दिखाया, बार? क्योंकि मुझे याद ईमानदारी है। से बताइए। हाँ, आप अब झूठ देखिए, ना count तो बोलिए मैंने, खुर्शीद हाँ, भाई, 2 बार से ज्यादा नहीं दिखाया होगा। मगर नहीं, जब ज्यादा वो दिखाया, उसको दिन भर पटियाला दिखाया। हाउस पे पेश किए गए होंगे ना 14 लड़के जिनका जिक्र अभी खान साहब कर रहे हैं, हाँ। उनको आपने 14 देखिए, मुझे बार ये भी याद है कि दिखाया वो होगा। अलवर का रहने वाला था, जिस लड़के वो की तो तारीफ की आपकी थी। याददाश्त के तो हम भी कदरदान हैं, मगर उसकी बात कीजिए कि 14 लड़के जो पकड़े गए, वो 14 बार आपने दिखाया। उस आईओ ने पता नहीं अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में अभी तक ये लिखा है या नहीं कि ये आतंकवादी हैं, मगर आप में होड़ मची हुई है। आपने पहले नहीं, हमने सबसे पहले कहा था, कल इन्हें ये कहना है कि हमने सबसे पहले बताया था कि ये है वो आतंकवादी। आप भी अपने में थोड़ा सा कंट्रोल लाइए। पॉलिटिकल आदमी, चाहे प्रवीण कपूर हो या कोई और हो, चाहे वो हमारे वो जो हैदराबाद वाले हैं ओवैसी साहब, ओवैसी साहब, वो हों, कोई भी बेबुनियाद बात जब बोले आप उसको दिखा दीजिए, कोई बात नहीं, मगर रिपीट बार बार मत कीजिए। आप उसको कंडेम करने के नाम पे भी जो बार बार रिपीट करते हैं, वो आप पूरी कम्युनिटी की इमेज को टार्निश करते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा वापस। शकील अंसारी साहब, क्या कहेंगे? जिस तरीके से हम देखते हैं कि ठीक है, ये जो गिरफ्तारियां होती हैं, कानून है वो अपना काम करता है, ये जो एजेंसीज हैं जो मतलब जो हिफाजत करती हैं मुल्क की या जो निगाह रखती हैं हिफाजत पर, वो ठीक है, उसमें जो है कुछ अच्छे बुरे लोग बाई चांस हो सकते हैं, सवाल ऐसे उठते ज़रूर हैं, लेकिन वो अपना काम कर रही हैं। तो ऐसे में क्या जो हम देखते हैं कई बार समाज का एक ग्रुप या एक तंजीम या एक एनजीओ या कुछ लोग आ जाते हैं सड़कों के ऊपर और वो हो हल्ला करने लगते हैं, क्या वो ठीक है? क्या इस तरह की लड़ाई जो है वो सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए, या फिर इसमें पॉलिटिकल एंगल भी कुछ रहता है, या फिर जो है वो सड़कों के ऊपर उतरना जरूरी है ऐसे मसलों पर? कानून का काम है, कानून को करने दीजिए। देखिए, आप जो कह रहे हैं जी, वो एकदम सही बात कह रहे हैं कि कानून का काम कानून को करना चाहिए जी, लेकिन हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं और अब तो हर साल होते हैं, कभी स्टेट के कभी सेंट्रल के। जी, तो पॉलिटिकल पार्टियों को अपने अपने वोट इकट्ठे करने के लिए भी कुछ काम करने पड़ते हैं, तो वहाँ पॉलिटिकल दखल शुरू हो जाता है। और अभी जब आपकी चर्चा हो रही है यानी मीडिया की, जी, तो मीडिया के बारे में भी हम यही कहते हैं कि अभी हिंदुस्तान के इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया अभी एस्टैब्लिश मीडिया नहीं है, अभी बहुत ही प्राइमरी स्टेज में है, इसलिए कि उसको हो रहे 1 मिनट में ये सिद्ध करने की जो बात हमारे परवीन भाई ने कहा। लेकिन हम अपनी ड्यूटी, जो सरकार की ड्यूटी है, उससे भी तो नहीं बेदखल हो सकते हैं। प्रेस काउंसिल है, यहाँ गवर्नमेंट है, अगर एक बार किसी गलत न्यूज़ कम दिखाने के लिए अखबारों के एडवर्टीजमेंट
बंद कर दिए जाते हैं, कई न्यूज एजेंसीज चैनल्स बंद होने के कगार पे हैं कि उनको किसी दूसरी पार्टी का सपोर्टर बताया जा रहा है, तो ये गलत काम करने के लिए भी सरकार को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, मुझे ये कहना है। दूसरी बात कि जहां अधिकारियों की बात आप करते हैं, तो अधिकारियों के बारे में हम 100% कह सकते हैं, हमारे परवीन भाई ने ठीक कहा कि सरकार ठीक है, अधिकारियों को जो जॉब करना है प्रेशर में नहीं आना चाहिए। एक ना एक दिन कभी पार्टी तो बदलेगी, पार्टी की आइडियोलॉजी भी बदलेगी, लेकिन वो तो एक बार बहाल होंगे तो 30 साल 40 साल तक जॉब करेंगे, और उनका एक्शन उस बात पर नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी का सच्चाई और ईमानदारी के बेस पर होना चाहिए। लेकिन अब आप देखिए, अभी जो डेलीगेशन मिला था, उस डेलीगेशन ने ही वहां बताया कि आईबी के अधिकारी के मौजूदगी में बताया गया कि एक सेना के लोग एक फौज भर्ती कर रहे हैं, यूपी में बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, बड़े बड़े आर्टिकल आ रहे हैं, और आईबी का चीफ वहां कह रहा है कि मुझे जानकारी नहीं है। हाँ। तो ये तो बड़ा हैरत की बात है। तब शक की गुंजाइश पैदा हो जाती है कि आप बराबरी से सबको नहीं देखते हैं। अगर न्यूज आ रहा है कि एक टेररिज्म के नाम में बंद कर्नल और साध्वी को आप उसको छोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर न्यूज गलत है तो पार्टी के कुछ लोग मिलने भी जाते हैं और जो है वो कुछ एमपी छोड़ने की कोशिश कर, अगर सरकार समझती है कि वो गलत न्यूज छप रहा है तो उसको कंट्राडिक्ट करे। वरना अगर टेररिज्म को आप चश्मों के नजरों से देखिएगा कि इस चश्मे से बड़ी दाढ़ी वाले, और दूसरी बात यह है कि आम जो मुसलमान हैं, मैं उनकी बात कहता हूं, उनके पास भी बड़ी गलतफहमी है। इनकी कोशिश करनी चाहिए, सरकार की भी और इनकी पार्टी की भी कोशिश करनी चाहिए। लोग ये समझते हैं कि पहले हमारे मदरसों को टारगेट किया गया, पहले पंचर बनाने वाले और गरीब मुसलमानों को टारगेट किया गया, अब हमारे पढ़े लिखे इंजीनियर, आईएएस और दूसरे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये भावनाएं हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सच्चाई है कि नहीं है, लेकिन ऐसा ये लोग भी सोचने लग काम गए हैं। सोच है, तो ये सोच का गलत असर पड़ेगा। इसलिए सच्चाई इसके पास आनी चाहिए कि जो हम तो कहते हैं, और मौलाना साहब भी, आप भी, ये भी और परवीन भाई भी मुत्तफिक हैं कि अगर गलत है तो गलत को कोई बचाव नहीं होना चाहिए, और उसकी कोई लेकिन सपोर्ट नहीं होनी चाहिए अगर सही है हाँ। और उसको अगर गलत तरीके से अगर उसकी जिंदगी को तबाह बर्बाद की साजिश की जा रही है, देखिए मुंबई में भी जो है कोर्ट ने 5 लोगों को रिहा किया है जिनको सिमी के नाम पर पकड़ा गया था। तो जाहिर तौर पर ये सवाल जरूर उठते हैं, क्या कहेंगे मौलाना साहब, ये जो सारी बातें हो रही हैं, क्या निचोड़ आपको लगता है इसका? नहीं, बिल्कुल, बहुत ही मैं समझता हूँ कि आज सरकार और मुल्क के इंटेलेक्चुअल को इस डिबेट को देखना चाहिए और देख करके ये फैसला वाकई करना चाहिए कि कौन लोग जिम्मेदार हैं, और जिन लोगों के उसमें मीडिया जो है, खास तौर से जिस वक्त ये मैं समझता हूँ कि मीडिया, सोशल मीडिया और ये सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब ये अपने आप को जज की तरह से पेश करता है कि वो पकड़े गए, वो इतना बड़ा प्लान था उनका, ये था, तो मैं समझता हूँ मेरे जैसे यार जो भी लोग ईमानदार लोग हैं, वो उस वक्त बड़ा एक अजीब सी फीलिंग आती है कि आखिर क्या ये जो बोल रहे हैं, इस तरह से मैंने देखा कभी कभी कि वो तो बहुत बड़ा, इतना बड़ा आतंकवादी था, ऐसा नहीं। और भी जब पकड़ा जाता है किसी को, किसी अधिकारी को भी, यानी ऐसा नहीं है कि कोई आईएएस, उनका तो ये रोल सबके साथ है। अभी करप्शन में जब आता है तो कहने लगे इसके पास तो इतना था और वो था, वो बेचारा कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। तो इसलिए मैं फिर ये कहता हूँ, देखिए मैं ये बात ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो हमारा ये आईएएस और आईपीएस है, मैं पहले से कहता आया हूँ कि ये अपने विवेक का इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है। और उन्हें जो है भी हम समझते हैं जरूरत है, उनके ट्रेनिंग की भी जरूरत है, क्योंकि जैसे आपने कहा इस चीज को, और एक ऐसी भी चीज होनी चाहिए इसमें, वो रह गई, हम ये बात कहेंगे सरकार से कि ऐसा एक ऐसा ग्रुप बने, ऐसे कुछ लोग हों जो इन्हें देशभक्ति की, ईमानदारी की और लोगों के साथ इंसाफ करने की ट्रेनिंग दे। वक्त हो गया एक और ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे, सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तमाम लोग मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, आप भी बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है अलकायदा की, आईएस की, क्या उसका कुछ असर कुछ लोगों के ऊपर हो रहा है। हिंदुस्तान की बात हम कर रहे हैं, चूंकि कुछ लोगों को पकड़ा जा रहा है आईएस के नाम पर और अलकायदा के
सपोर्टर होने के नाम पर या उनके आदमी होने के नाम पर। बहरहाल सच्चाई क्या है, तमाम तरह की बातें हुई हैं। मीडिया का क्या रोल है इसमें, साइबर जो है जाल या साइबर का जो एक पूरा का पूरा नेटवर्क है उसका क्या रोल हो सकता है या क्या रोल था, उस पर भी बात हुई है। अब बात ये होगी कि कैसे तमाम तरह के लोग मिल करके, चाहे वो वकील हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे अलग अलग तंजीमों से जुड़े हुए लोग हों, मजहबी रहनुमा हो, सियासतदान हो, या फिर वो लोग जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, कैसे वो तमाम लोग मिलकर के जो जहन साजी है उसका काम वो करें और बेहतर जहन बनाने का काम करें। क्या कहते हैं मौलाना साहब, आपको क्या लगता है, जैसे दीनी मदारिस हैं, मस्जिदें हैं और जलसे होते हैं, तमाम तरह का एक पूरा नेटवर्क है, कैसे वो बताएं बच्चों को, कैसे समझाएं कि देखिए आप अगर अच्छा काम करेंगे तभी आपको जो है आपके अमाल अच्छे होंगे, तभी मरने के बाद जन्नत मिलेगी, किसी का सर कलम करने से जन्नत नहीं मिलने वाली। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर वो मजहब तो बहुत बड़ी चीज़ है, अगर वो इंसानियत की तख्लीक के ऊपर भी समझ लें तो जैसे कहा है कि फिर वो उनके जहन में ये आना चाहिए कि वस्ल के असबाब पैदा हों तेरी तकरीर से, देख कोई दिल न दुख जाए तेरी तहरीर से। तो तहरीर और तकरीर दोनों उनकी, और जैसे मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं और जो पूरी दुनिया में जुल्म हो रहा है, ये जो जुल्म के नीचे दबा हुआ है आतंक, जुल्म के नीचे दबा हुआ है दहशतगर्दी, और हर बच्चे को मैं समझता हूँ उसका फंडामेंटल हक है, उसका मौलिक अधिकार है कि उसे एजुकेट किया जाए और उसे रोजगार में हिस्सेदारी दी जाए, उसके ऊपर ध्यान रखा जाए। अरे हम लोग जब एक दिन में नहीं, कुछ पता नहीं हमारा, ना अपनी मर्जी से आए ना अपनी मर्जी से जाएंगे। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमें तो पहले पिछले दौर में लौट जाए, जो पिछली फिल्में थी उनका फिर से जो है वो के सनम रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तो इन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम पुरानी चीजों को फिर से याद करिए और फिर हम एक अगर मजहब की किताबें पढ़ने का वक्त नहीं है तो कम से कम फिल्में देख लीजिए, उनसे समझ लीजिए कि क्या होती है इंसानियत। बहुत अच्छी बात आपने कही है। ऐसी दुनिया बनाए हम कि जिसमें कोई किसी से खान साहब क्या कहेंगे, बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको है, बहुत सारे लोगों से आप मिले हैं, बहुत सारे लोगों का दुख और दर्द आपने महसूस किया है बहुत नजदीक से। किसी और को ये दुख दर्द ना हो, कोई और बेकसूर ना पकड़ा जाए, या अगर कोई किसी का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है उसका ब्रेन वॉश ना हो, आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को या तमाम जिम्मेदारों को मिलकर के क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सभी की है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सरकार हो, चाहे ऑफिसर्स हो। रीज़न क्या है कि मुल्क ख़राब होता है तो हम सबका मुल्क ख़राब होता है, मेरा भी मुल्क ख़राब होता है और किसी और का भी मुल्क ख़राब होता है। तो जब मुल्क ख़राब होगा तो आने वाली हमारी नस्लें ख़राब होंगी। तो इसलिए जिम्मेदारी कोई एक आदमी कह दे कि तुम्हारी कम्युनिटी के तुम जानो, वो कहना बिल्कुल गलत होगा। तो हम सबको आपस में, हमारा मुल्क है, हमारा हिंदुस्तान है, हम सबको आपस में मिलकर उसको एक इकट्ठा एक फूल के गुलदस्ते की तरह संभाल के रखना चाहिए। और हाँ, सवाल सॉल्यूशन का, देखिए मेरा मानना यह है कि मैं जो देखता है कि 16-16 साल तक मुकदमे चलने के बाद आदमी बरी होता है। तो एक तस्वीर ये, जैसे प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट के तहत एक जिले के अंदर सीबीआई की 5-5 अदालतें बनी हैं, जैसे सीडब्ल्यूजी केस अलग चल रहा है, कोल का केस अलग चल रहा है, एक ही जज सुन रहा है, 2G का केस अलग चल रहा है। इसी तर्ज पर ये जो मुकदमात हैं जिन पर दहशतगर्दी का ठप्पा लगा है, जिसमें चार्जशीट दाखिल करने का ही टाइम 180 दिन यानी कि 6 महीने तक खिंच जाता है, तो 6 महीने तक आपकी कोई सुनवाई नहीं है और मुकदमा चलने के लिए 10-10, 12-12 साल लग जाते हैं। और एक चीज और होती है इंपॉर्टेंट जो बताऊं मैं, कि एक ही मुलजिम को 3 या 4 स्टेट्स में रख लिया जाता है, जिससे कि मुकदमे की जो समाअत होती है उसमें देरी होती है कि मुलजिम अगर यूपी चला गया तो दिल्ली नहीं आ रहा, तो 6 साल तो वहीं बीत गए। तो सबसे पहले अगर सॉल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि स्पेशल कोर्ट्स जो प्रोविजन है ऐसा, उसको थोड़ी उनकी जो ज्यादा बढ़ा दिया जाए उनको, ताकि मुकदमे रेगुलर चल सके। और दूसरा, जैसे पोटा के अंदर एक रिव्यू का प्रोविजन था, रिव्यू का, अगर किसी को दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया तो गवर्नमेंट को कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए, रिव्यू कमेटी, जो पोटा में थी, कि वो वहां पर दस्तावेज देखे और मुकदमा अगर बन रहा होगा तो उसको परमिशन दे, अदरवाइज उसको खत्म करो। तीसरी चीज एक और कहना चाहूंगा कि एक यूएपा एक्ट में एक प्रोविजन इनको और करना चाहिए रिहेबिलिटेशन का। सपोज कीजिए कि साबित हो रहा है कि इस इंसान ने जुर्म नहीं किया, सिर्फ ये चैट कर रहा था, सिर्फ इसने हमदर्दी दिखाई, तो उस आदमी को जुर्म की सजा तो आप वही दे रहे हैं जो एक आतंकवादी होने की है। तो वहां पर रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस, एक साइकोलॉजी उसकी समझकर कि उस इंसान को दोबारा सुधर कर जीने का मौका। बहुत बढ़िया, जिस तरीके से जो नशा मुक्ति केंद्र चलते हैं वैसे उसको भी। परवीन शंकर कपूर साहब, पिछली बार जब बात हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर तो सरकार को जवाब देना पड़ा कि बहुत मामूली तादाद में हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो IAS में शामिल हुए। ये रिपोर्ट थी एक जो है पार्लियामेंट के अंदर, जो स्टेट होम मिनिस्टर उनकी तरफ से थी। और राजनाथ सिंह जी ने ये कहा था कि
देश के अंदर या इस मुल्क के अंदर आईएसआईएस या फिर अलकायदा का कोई सपोर्टर नहीं है, और है भी तो वो बहुत मामूली सी तादाद में है, और उन्हें दूर रखने के लिए उलेमाओं का और इस देश के मुसलमानों का शुक्रिया। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो सरकार ने एक रिपोर्ट दी थी कि बहुत मामूली सी तादाद में लोग शामिल हुए, अगली बार जब रिपोर्ट मांगी जाए या जवाब मांगा जाए सरकार से, तो उसका जवाब ये होना चाहिए कि एक भी नहीं है। उसके लिए आपको, हमें सबको क्या करना चाहिए? पहली बात, और बहुत ईमानदारी की बात, कोई सरकार कभी भी ये नहीं कह पाएगी कि एक भी नहीं है। जब तक इंसान रहेगा पर तो उम्मीद तो अच्छी क्राइम होनी की चाहिए ना। फितरत रहेगी। उम्मीद तो अच्छी होनी नहीं, चाहिए। उम्मीदों पे देश नहीं चला करते। हाँ, मगर एक बात अभी शकील साहब ने कही थी, मैं उसमें एक बात आगे ले जाना चाहूंगा जी, क्योंकि वो बात से जरा मिसकॉन्स्टिट्यूट क्योंकि होती टाइम हैं का भी चीजें। होता है, हाँ, हाँ। मिसकॉन्स्टिट्यूट होती हैं चीजें कि पहले मदरसे वालों को पकड़ा जाता था, आज इंजीनियर्स को पकड़ा जाता है। कोई किसी को नहीं पकड़ सकता। देखिए, आप कुछ करते हैं, जैसे अभी खान साहब ने कहा, आप सिर्फ एक लाइक कर देते हैं, कहीं ना कहीं आप एक मौका देते हैं। हमें अपने माइंड्स को कंट्रोल करना होगा, और जज्बात को कंट्रोल करना होगा। हमें एक और आखिरी बात याद रखनी होगी कि जो अथॉरिटी वो सब करती है उसके ऊपर भी बहुत सारे अन्य चीजों के प्रभाव हैं, जैसे सीरिया में या अभी ताजा ताजा फ्रांस में जी, जो सब घटनाएं हुई हैं, सब घटनाओं में पढ़े लिखे लोग ही ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक टेलीविजन पे रोज रात को सीरियल आता है जी, क्राइम पेट्रोल नाम का। आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा इन्वॉल्व अब क्राइम में पढ़े लिखे लोग ही निकल रहे हैं। वो हर रिलीजन के हैं। मैं शकील साहब से एक अनुरोध करूंगा, बहुत अच्छी डिबेट हमारी आज रही है, इस मुद्दे को ना उठाया करें कि पहले मदरसे वाले को और हाँ, ये आज ठीक है, इंजीनियर इनको को अवॉइड ये करते हैं। गलत ये- कमेंट नहीं, जाती नहीं, है। ये परसेप्शन है। ये परसेप्शन और हमें मैंने सबको perception के साथ हमें कहा इस है। परसेप्शन को ठीक है, क्लियर करना होगा। चलिए, ठीक है, नहीं, क्लियर कर देते perception हैं। कैसे क्लियर नहीं, ठीक है, करेंगे? क्लियर करना होगा। परसेप्शन सरकार को क्लियर करना करना पड़ेगा। होगा। मैंने क्लियर अनुरोध करना, आपसे हाँ। कहा, मैंने ये नहीं मेरा कहा सवाल कि ये है, बात ठीक है। नहीं है, मैंने इल्जाम नहीं देखिए, लगाया, नहीं, मैंने नहीं, कहा मैंने बिल्कुल perception नहीं है। कहा। वक्त और की इन कमी है। परसेप्शन को आप क्लियर मैंने भी नहीं यही- कीजिएगा। मैंने भी वक्त की आपसे कमी है। यही कहा है। ठीक है, वक्त की भी कमी है, और बहुत अच्छी बात आप सब लोगों ने कही है। तो आखिर में क्या कहेंगे, सबकी जिम्मेदारी जो है वो क्या है, और कैसे उस जिम्मेदारी को अदा करें, ताकि यूथ अगर कहीं कुछ असर अंदाज जो है हो रहा है, कुछ असर यूथ के ऊपर हो रहा है, कुछ एक दो लोगों के ऊपर, चार लोगों के ऊपर, तो वो चार लोग भी हमारे क्लियरली हम उसको बचा करके एक तरफ रख सके, बिल्कुल साफ सुथरा उनको रख सके। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहना कि मजहब, हम समझते हैं कि गांधी जी ने कहा था कि सच्चा मजहबी इंसान ही इंसानियत का दोस्त होगा। बिल्कुल ठीक है। तो अगर सच्चा है, जो नीम हकीम खतरे जान वाला मसला है कि न पूरा मुसलमान है, न पूरा हिंदू है, न सिख है, न ईसाई है, तो उससे आप कहाँ तवक्का कर सकते हैं कि सही हो सकता है? और ऐसे लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। और हम समझते हैं कि सीरिया की घटना या जो भी घटनाएं हैं उसको ज़रा डीपली देखिए। हिंदुस्तान में अभी पहले तस्करा किया गया, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमें बोलने का हक है। हम इसके बावजूद फ़ख्र करते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी बात रखते हैं, अच्छी तरह रखते हैं। और वो उन कंट्रीज़ की मामला चल रहा है जिनका हम कह रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जहां डेमोक्रेसी दूर दूर तक नहीं है, जहां सिविलाइजेशन दूर दूर तक नहीं है। मैं इसमें एक बात कहूंगा, फ्रांस की बात मैंने प्रारंभिक दौर में इन्हीं लोगों को रिफ्यूज दिया, जर्मनी ने दिया, आज वो इसके विक्टिम भी बन रहे हैं। नहीं, वो मैं कह रहा हूं कि सीरिया और ठीक इराक है। की बात कह रहा हूं, वहां पर के डेमोक्रेटिक सेटअप की बात है। चलिए, और उनको- उसके उनको डीप उनके में हाल पे छोड़ जाइए, देते हैं। उनके बाद हमें तो हिंदुस्तान की बात करनी अब है। इसीलिए उनसे जो इंपोर्ट हो रहा है वो ठीक है। सिचुएशन हिंदुस्तान में चलिए, नहीं ठीक है। है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में आईएस अपनी कदम नहीं रख सकता है। बहुत अच्छी बात है, नहीं इसका रख सकता। इस्तेमाल होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप सब लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये समझना ज़रूरी है कि आप जो है वो जिस भी मज़हब से जुड़े हुए हों, उस मज़हब में कहीं भी दंगे की, दहशतगर्दी की ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं है। हर एक मज़हब के अंदर ही पीस के ऊपर जोर दिया गया है, अमन के ऊपर जोर दिया गया है। इस्लाम के मानने वालों को भी ये बात समझने की ज़रूरत है। उन लोगों को जो कहीं ना कहीं कई बार असरअंदाज जो है या कई बार असर ले लेते हैं अपने ऊपर, अलकायदा का या आईएस का, तो इस्लाम की तालीमात को बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। और हुकूमतों को भी ये चाहिए कि वो परसेप्शन की बिना पर नहीं, बल्कि सच्चाई की बिना पर किसी के साथ कार्रवाई करें या किसी को गिरफ्तार करें। आप सबने प्रोग्राम देखा, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।